नमस्कार। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी देर से डिस्कशन हो रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं तो देश सुरक्षित है। क्या नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, रोड्स की बात की जाए, सिर्फ ये सब चीज़ें देख के हम कह सकते हैं कि देश सुरक्षित है? भारत को माता कहा जाता है, जहाँ की विमेंस सेफ नहीं है खुद के स्टेट्स में। अगर हम फ़ोन का नेट ऑन करें तो एक हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन आती है ऊपर कि यहाँ पे रेप हुआ है, 3 ईयर गर्ल गॉट रेप्ड एंड 19 ईयर गर्ल गॉट रेप्ड। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है भारत के लिए, सुरक्षा के लिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा किसकी क्या जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी को ओवरऑल लेकर है। उसकी जो जिम्मेदारी है वो डिफेंस को लेकर है, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने को लेकर है। लेकिन जहाँ तक जो राज्यों में कानून व्यवस्था का प्रश्न है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को अपनी कानून व्यवस्था जो है सही दुरुस्त करनी पड़ेगी, ताकि जो क्राइम वहाँ पर होता है उसको रोका जा सके। और ये सही बात है कि इस तरह का क्राइम हो रहा है, और इसमें कई राज्य जो हैं उसमें ये क्राइम बहुत ज़्यादा है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन बहुत ज़्यादा है। इसमें राजस्थान का बहुत बार नाम आता है, इसमें मध्य प्रदेश का भी नाम आता है। तो ऐसे राज्यों को अपने प्रदेशों में जो कानून व्यवस्था है उसे सही करना पड़ेगा। ठीक, और बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 70 वोट्स मिले हैं कांग्रेस को, तो 70 सीट आ सकती हैं, सर्वे ये 70 सीट बता आ सकती है सर्वे में। तो अत्याचार न करिए। तो कांग्रेस को क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने की ज़रूरत है, और क्या इस 2024 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस कोलैप्स हो सकती है कि नहीं? ये रिप्रेजेंटेटिव यानी उनका नेता बदलने की, ये 3 दिन से लगातार प्रश्न आ रहा है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की, राहुल गांधी 2019 में चुनाव हारे उनकी अगुवाई में, तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने ये राइडर क्यों लगा दिया कि गांधी परिवार का कोई नहीं बनेगा, प्रियंका जी का भी पत्ता कटवा दिया। अब वो खैर उनकी अपनी घर की बात है। लेकिन ये सच है कि देश में एक बड़ा वर्ग है जो चिंतित होने लगा है कि क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मेरा यह मानना है कि यह भारत और भारत का लोकतंत्र विपक्ष को जिंदा ही रखेगा। लेकिन अगर विपक्ष अपनी नीतियों से जनता का भरोसा हासिल करने के बजाय सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स करेगा, किसी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करेगा जनता को, तो उसको नुकसान होता है। 24 के बाद कोई पार्टी खत्म हो जाएगी या पूरी तरह से नहीं रहेगी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हां, लेकिन यह जरूर मानता हूं कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में और प्रतिनिधि में परिवर्तन करना चाहिए। सर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर इलेक्शन के टाइम पे ही जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो मतलब अपनी जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं कि एक बार जब हम जीत जाएंगे तब उनको मतलब दिलासा दिलाते हैं कि ये होगा वो होगा। बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जैसी वोटिंग्स के लिस्ट आ जाती है और इलेक्शन अगर वो लोग जीत भी जाते हैं या नहीं भी जीतते हैं, तो वो लोग मतलब बाद में उनको कुछ मतलब कहाँ जाते हैं पता नहीं रहता। अपने वादे पूरे नहीं करते, आप नहीं कर पाते, मतलब करते नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर दे देना चाहिए कि इलेक्शन जीतने के बाद उस पॉलिटिकल लीडर को अपनी जनता के जाके प्रॉब्लम्स उनकी सुननी चाहिए। और भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आजकल तो गारंटियों की बात होती है, हर पार्टी गारंटी दे रही है, प्रधानमंत्री भी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी जिसने पूरी नहीं करी उस पर क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा कुछ बने देश में, ऐसा कुछ प्रावधान बने? ये बहुत पुराना सवाल है और राइट टू रिकॉल से ये जुड़ता है। बहुत दिनों से इस पे बहस चल रही है और मुझे लगता है कि ये लोग भारत के भविष्य हैं जो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, और इनके प्रश्नों में ही से कहीं ना कहीं से दबाव बनेगा और इस तरह की बात होगी। और ये तो नेतृत्व से भी दिखता है, मतलब पक्ष वालों की बात नहीं, लेकिन मैं चूंकि अमेठी पर मैंने काम किया इसलिए मैं जानता हूं कि अमेठी में वहां के पूर्व सांसद भी दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत दिनों से। 19 के बाद से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसे आप किस लोकसभा क्षेत्र में रहती हैं? आप कहां रहती हैं? गाजियाबाद में रहती हैं। तो जनरल वीके सिंह दिखते नहीं है? कभी नजर आए वीके सिंह जी आपको? आपके सांसद हैं, नहीं पता होगा आपको। चलिए ठीक है, गाजियाबाद बड़ी जगह है। हाँ हाँ, वो ठीक है। चलिए ठीक है, एक प्रश्न में और लेता हूं, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। इनको दीजिए।
नमस्कार, मेरा नाम नम्रता चौहान है। जैसे कि हमें पता है भारत में चुनाव जो है वो इस देश की नींव है। वहीं पर हमने अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है जाति जनगणना के ऊपर। क्या आज भी हमारा देश जाति पाति का बीज बोता है, या देश का हर एक वर्ग इस देश का हर एक जो वर्ग है वो जाति के आधारों पर ही क्यों बांटा जा रहा है? चलिए, ये इस चर्चा में आप नहीं थे रणजीत, तो रणजीत जवाब दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस चर्चाओं पर आप जैसे लोग ही विराम लगा सकते हैं। और ये सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आते हैं, इस पर भी कभी विचार करना चाहिए देश की जनता को। और जाति जनगणना या जातियों के आधार पर आरक्षण देने की बात कोई नई बात नहीं है। ये जब श्री कृष्ण सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन बना के बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड, तब एमबीसी कहते थे, जो अब ईबीसी हो गए हैं, तो उस समय से ये चल रहा है। ये मैं बिल्कुल पहले जब यहाँ आया तो मैंने यही कहा कि अब आप जैसे युवाओं का जो भारत है वो एस्पिरेशनल भारत है, उसमें जाति पाति की कोई जगह नहीं है। आप अपने प्रतिभा के बल पर आगे आइए। हाँ, लेकिन उसके साथ एक राइडर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर किसी प्रतिभा को जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक उसकी जाति के आधार पर दबाया जा रहा है तो यह सरकार का दायित्व होता है कि इसको देखे और उसको हाथ लगाए, ताकि इक्वल प्लेटफॉर्म सबको मिले और वहां से वो आगे बढ़े। तो सर बात यह है कि जैसे केजरीवाल ने स्कूल्स वगैरह अच्छे करे और हॉस्पिटल्स अच्छे करे, बट सोशल इश्यूज पे काम नहीं किया। आज भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ जी। मतलब किससे? नहीं, आप ही चलिए, आप बोलिए। तो मैं देखिए, केजरीवाल जी के दिल्ली की जो बात कर रही है ना, आपके प्रश्न का उत्तर केजरीवाल की तरफ से क्या आएगा? लॉ एंड पुलिस तो उनके पास, पुलिस मेरे पास नहीं है। सही बात, पुलिस तो मेरे पास है नहीं। माइक पे बोलो बेटा, माइक पे। माइक पे। ऐसे तो बाकी काम भी नहीं करेंगे, मतलब कहने को तो मतलब कौन से काम? अरे एक सेकंड, आप मानती हैं कि केजरीवाल जी ने वो स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें आप मानती हैं? हाँ जी। आप सहमत हैं उनकी इस बात से? लेकिन बाकी क्या उनसे आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई? क्या चाहती थी कि वो करें जो वो कर नहीं सोशल पाए? इश्यूज पे मैं इससे सहमत नहीं, बट उन्हें कुछ करना चाहिए। मेरा मेन टॉपिक ये है। चलें, अच्छा ठीक है। केजरीवाल साहब से जुड़ा कोई सवाल किसी के पास? जिन्होंने ना पूछा हो सवाल वो बोले। इधर से कोई है और कोई नहीं? चलिए आप बोलिए, एक पीछे। सर, सबसे पहले तो नमस्ते, मेरा नाम अर्शी चौधरी है। और केजरीवाल जी ने गारंटियाँ दी थी और बसेस भी फ्री की गई, बिजली फ्री की गई, तो जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो बाकी स्टेट्स में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? बताइए हर्षवर्धन जी। ये भी पूछ लेते हैं एक बार, ये फ्री होना चाहिए आपको लगता है सब जगह? सर बिल्कुल, बिजली पानी बस की सवारी फ्री होनी चाहिए सर। एटलीस्ट जैसे महिलाओं के लिए दिल्ली में फ्री है बसेस, तो ऐसा उत्तराखंड में अगर कर दी जाए, कम से कम जैसे लड़कियां एग्जाम देने जाती हैं तो इतना तो कर देना चाहिए कि अगर वो एग्जाम के लिए जा रही है उनके पास पास तो है। आप उनकी ये फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है उससे सहमत हैं आप? जी। और आप चाहती हैं बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, ये जानना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि बाकी स्टेट्स में भी ये लागू हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी हम लोग इतनी देर से देश की आवाज की बात कर रहे हैं, यही नौजवान अभी कितनी देर पहले, शायद आधे घंटे 1 घंटे पहले कह रहा था कि जाति की चर्चा हम नहीं करते, ये रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है। अच्छा। और फ्री में देना ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है। देश के नौजवान अगर फ्री की पॉलिटिक्स को प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स मान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रल एड पर हैं। ये पूर्ण राज्य भी नहीं है, उनको ये भी नहीं जुटाना है पैसा कि क्या होगा। दिल्ली आधी से ज्यादा वो केंद्र सरकार के बजट से चलती है। जिस दिन भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके 2 दिन बाद वो दिल्ली आए, प्रधानमंत्री जी से मिले। पहली मांग क्या थी, आप में से किसी को पता है? 1 लाख करोड़ रुपए हमें केंद्र से दिला दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें फ्री वाली योजनाएं पूरी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था सबके खाते में पैसा डाल देंगे। तो उस वक्त कांग्रेस के नेता थे नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू जी ने कहा अगर ये करेंगे तो पंजाब सरकार दिवालिया हो जाएगी। नहीं हुआ, आज तक खाते में नहीं पहुंचा पैसा। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू कर दिया, और कर्नाटक में जो बस ऑपरेटर हैं वो हड़ताल पर हैं, कह रहे हैं कि फ्री में आप दीजिएगा तो देश कैसे चलेगा, हमारे राज्य की बस सर्विसेज घाटे में जा रही। सवाल यहां यह नहीं कि किया जा सकता है, नहीं, निश्चित तौर पर अगर कोई कमजोर दिख रहा है तो उसके लिए हर सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, लेकिन फ्री की पॉलिटिक्स देश को पीछे ले जाना है और आप लोगों को तो बर्बाद करना है। राहुल,
अरविंद केजरीवाल के जो उनकी आकांक्षाएं हैं उस पर मैं बात करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प बनना चाहते हैं, विकल्प कांग्रेस का, और चुनौती बीजेपी के लिए बनना चाहते हैं। ये जो अभी का हमारा ग्राफ दिखा रहा है कि मैक्सिमम 6 पर अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव तक तो कम से कम, आप इस असेसमेंट से सहमत हैं? और अरविंद केजरीवाल के लिए और कोई उपजाऊ जमीन आपको दिखाई देती है? देखिए, बहुत जगह पे कोशिश अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत जगह पे कोशिश कर रही है। उसमें कई राज्य हैं जहाँ पर वो, जैसे हरियाणा जैसा राज्य है, या फिर हिमाचल जैसा राज्य है, या फिर गोवा जैसा राज्य है, जहाँ पे वो अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब में हमने देखा कि किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर केजरीवाल की पार्टी आई। हम दिल्ली में ही बात करें, जहाँ पर दिल्ली में हमारे को जो बीजेपी और कांग्रेस के संगठन है उसमें इतनी जो सरफुटअव्वल है, उसके कारण जो है दिल्ली की जनता जो है उसको एक ऑल्टरनेटिव जो है खोजना पड़ा। अदरवाइज 2 बड़ी पार्टियां जो कि संगठित पार्टियां जिन्होंने दिल्ली में बहुत बार शासन किया, तो क्यों नहीं उनको चुन लिया गया? ये कारण ये है कि अब जनता ये चाहती है कि उनको एक ऑल्टरनेटिव दिखे और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ बेहतर करेंगे। अभी ये जो स्टूडेंट थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जो है फ्री की वो क्यों नहीं फ्री कर देते। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। जैसे मुझे याद है कि ये अब से नहीं है, स्टूडेंट्स जब मैं पढ़ता था तब भी ये होता था कि अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो बस में जाएंगे, कहेंगे अच्छा स्टाफ है, चलो फ्री में चले जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये राजनीतिक पार्टियां भी इसको जानती हैं कि जो फ्री की राजनीति है वो बहुत काम करती है। यही कारण है कि अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो सब्सिडाइज फूड का जो चलन चला। अगर हम आज भी देखें, अगर हम अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, वो 2 रुपए में चावल, या बाकी सब भी, यही नहीं बाकी प्रदेशों में भी 1 रुपए में चावल, ये सब जो फ्री की कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन चलती है, ये जो फ्री की राजनीति है ये लोगों को बहुत भाती है, और शायद इसीलिए पार्टियां जो है इसको इस्तेमाल करती हैं और उनको लोगों से वोट मिलता है। और पार्टियों को आना भी पड़ रहा है अब इस पर फ्री पर, बीजेपी को भी आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है? चलिए, कोई और किनके पास माइक है, आप पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम इकनूर कौर है, और आज का क्योंकि विषय हमारे आने वाले इलेक्शंस को लेकर है, तो मैं एक इंडिया गठबंधन जो बना है उस पर पूछना चाहूँगी कि बंगाल में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ममता बनर्जी हैं, और जो आईएनसी कांग्रेस का बनाई गई है, इन सब का गठबंधन। तो जब ये स्टेट लेवल पे जब ये इलेक्शंस होते हैं तब तो ये आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं या फिर आपस में लड़ रहे होते हैं कि हमें जीतना है, और जैसे ही ये बात प्राइम मिनिस्टर बनने की आ जाती है तो इनमें पता नहीं कहाँ से भाईचारा आ जाता है और गठबंधन बनाने की बातें आ जाती हैं। तो ये सर कैसे हो रहा है, और आप पे क्यों विश्वास करें हम कि ये बीजेपी से अच्छा है? ये कभी कभी जब प्रश्न पे उत्तर से ज्यादा ताली बज जाती है तो उत्तर देने वाला दबाव में आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो प्रश्न पूछ रही हैं इसका उत्तर वहां की राजनीति में छिपा हुआ है। आप देखिए, वहां सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, केरल में भी ऐसा ही हो रहा है। ये एक दूसरे से सिर्फ फटअव्वल कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता का भरोसा नहीं। वहां कांग्रेस पार्टी और जो INDIA गठबंधन जिसको आप इंडिया कह रही हैं उसको INDIA कहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी इंडिया कहना पड़ेगा और कुछ ऐसी बातें नब कहनी पड़ी जिससे वो देश जुड़े उससे। तो मुझे लगता है कि वहां पर आप देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, जबकि CPM बंगाल में अब भी कुछ परसेंट वोट उनकी, हालांकि वो खत्म हो गई पार्टी वहां से, लेकिन ना वो कांग्रेस से लड़ेंगे, कांग्रेस उनसे लड़ेंगे, फिर ममता से उनकी लड़ाई होगी। तो ये चलता रहेगा। जनता कैसे भरोसा कर लेगी? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए ये जो सर्वे अभी दिखा रहे हैं सर हमारे, उसमें कहां वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप 3 बैठक हो गई, आपकी 3 बैठक के बाद आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड नहीं किया। और एक और बात कहना चाहूंगा, जब मैं 70 सीट राहुल जी की कह रहा था तो मैं तब ये सोच रहा था, मैं वापस इसलिए राहुल जी पे आ रहा हूं कि वो सबसे बड़े गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता हैं। राहुल जी का विजन क्या है ये देश जानना चाहता है, उनकी आर्थिक नीतियां क्या होगी ये देश जानना चाहता, उनकी विदेश नीति क्या होगी ये देश जानना चाहता। ये देश बिल्कुल नहीं जानना चाहता है कि आजादपुर मंडी में आप टमाटर बेचने वाले के साथ या आरी चलाने वाले के साथ कितना बढ़िया मेज बना लेते हैं। ये ठीक है, ये पॉपुलिस्ट एलिमेंट है, इससे पड़ेगा। लेकिन अगर आप बृहत्तर मतदाता वर्ग को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके सामने एक ठोस कार्य योजना रखनी पड़ेगी राहुल गांधी को, तभी देश उन पर विश्वास करेगा। नहीं तो मैं वो विजन और वो पॉलिसियां, वो क्लैरिटी अरविंद केजरीवाल में दिखती है आपको? अरविंद केजरीवाल जी से तो अभी चूंकि वो
घटक दल के सबसे छोटे नेताओं में से एक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े दलों को, कांग्रेस पार्टी को दबाव में ले लिया, उससे उस दिन मुझे आने वाली राजनीति का संकेत मिल गया था। तो एक छोटे दल का नेता अगर इतना बड़ा कर रहा है, तो वो अगर अपने अंदर संभावना देख रहा है, तो उसमें कोई उनकी महत्वाकांक्षा लाइन अरविंद जी पर बोलना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।